So hello bachcha party, namaskar, adab, sat shri akal and came to welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in ishq mohabbat with physics. वेलकम टू द न्यू चैप्टर बच्चा लोग, ये है प्रचंड सीरीज जहां पर हम एक के बाद एक सारा कंटेंट आपके लिए लगातार लेके आते जा रहे हैं। आज से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चा। आज के क्लास के अंदर हम क्या सीखेंगे मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले आपके जो भी चैप्टर हुए हैं जैसे कि काइनेमेटिक्स के मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, उन्हें अगर आपने नहीं देखा है, वेक्टर्स भी पढ़ा दिया मैंने, बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया है, तो उसका लिंक जो है कमेंट में पिन है, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्रचंड सीरीज एब्सोल्युटली फ्री है, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट, जेईई एस्पिरेंट्स एंड सीबीएसई क्लास 11 की फिजिक्स के लिए भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो न्यूटन बाबा के लॉ में अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है ना, तो इस वीडियो के बाद आपको कसम से बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा एंड आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल रियलाइज कि यार इंसान हमें पहले ही क्यों नहीं मिला, ठीक है, बाबा एसएसपी हमें पहले क्यों नहीं मिले, राइट बच्चा लोग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये फर्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तो बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा। फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इंपल्स, इंपॉर्टेंट केसेस, रॉकेट प्रोपल्सन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ बच्चा हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप हमसे पढ़ भी रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है, लेकिन नीट में अगर आपको थोड़ी भी प्रिपरेशन करते वक्त फिजिक्स में लेकर के प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बच्चा नीट को अगर आप क्लियर करना चाहते हो 2024 के बाद, आप और ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो, तो इतना समझ लो, आप चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, 2 मिनट सुन लो खाली, कहीं भी पढ़ रहे हो, अपना डाउट क्लियर करते रहना। अगर डाउट क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगा, और अगर फिजिक्स में आप स्कोर नहीं कर पाए ना, तो कहीं ना कहीं आपकी रैंक फिर से फंस जाएगी। इसीलिए बच्चा अगर इन सब चीज़ों का, हो सकता है किसी एडटेक का हिस्सा हो सकता है, आप किसी ऑफलाइन में पढ़ते हो, टीचर से बात नहीं कर पाते हो, पूछ नहीं पाते हो सवाल, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करते हो, सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चा कि फिजिक्स में आपके एक एक डाउट लाइव क्लास में सॉल्व होते रहेंगे, चैप्टर वाइज डीपीपी मॉड्यूल भी आपसे बनने लगेगी, और कोई टेंशन नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, तो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी ट्यूशन टीचर्स की तरह ताने नहीं मारने वाला हूं। सो आप अपने बड़े भाई के सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें सब कुछ है बच्चा। दिसंबर तक आपका सिलेबस भी खत्म करा दूंगा एंड इन जस्ट 8000 आपको फिजिक्स के साथ साथ मैं केमिस्ट्री की भी लाइव क्लासेस देता हूं। आपको सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमें 3 से 4 घंटे देने हैं डेली के बेसिस पर, और बाकी के टाइम आप पूरे दिन बायो पढ़ो, देखो कैसे आपके 650 प्लस मार्क्स आते हैं 720 में से। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरे सक्सेस मंत्रा बॉक्स को ज्वाइन करिएगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चा लोग, आप क्लास 24 जो कि एप्लीकेशन है हमारे साथ में ही एसोसिएटेड एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आप नीट सिलेक्ट करेंगे, नीट सिलेक्ट करते ही प्रहार बैच आएगा, तो डायरेक्ट भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जल्दी करना, देर मत करना, क्योंकि लाइव क्लासेस है, लेट आओगे तो वो रिकॉर्डिंग मिलेगा तो सही, लेकिन आगे के चैप्टर्स आपके बनते चले जाएंगे और ये वाला थोड़ा छूटता चला जाएगा। वैसे चिंता मत करना, आप जब भी ज्वाइन करोगे ना, मैं आपके जो भी छूटे हैं उसको वापस लाइव 1 to 1 एक्सप्लेन करूंगा। मेरे क्लास की सबसे खास बात है, यहाँ भीड़ नहीं है बच्चा, फील है, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है। सो देर मत करना, इस बैच को ज्वाइन जरूर कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फोर्स होता क्या है, ठीक है बच्चा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे सामने ये एक बॉक्स है, मैं अगर आपसे बोलूँ कि बच्चा लोग मुझे इस बॉक्स को मूव करना है, तो मैं ऐसे कहूँगा ए बॉक्स तू मूव हो जा, तो ये मूव होगा क्या? नहीं मूव होने वाला है ना। आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स, जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये मूव नहीं करने वाला है। तो फोर्स एक तरीके का एक्शन हुआ। सबसे पहले फोर्स होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। ये एक तरीके का एक्शन है, क्रिया है, वर्क तो थोड़ा अलग हो जाएगा, इसके बाद का चैप्टर है, बट आप ऐसा समझिए कि फोर्स इज एनीथिंग ए काइंड ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, और इसकी जरूरत पड़ती है बॉडी को मोशन में लाने के लिए भी और बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए भी। अगर कोई चीज मूव कर रही है कंटिन्यूअसली, मुझे उसे रेस्ट में लाना है, तो भी मुझे इस क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। या मुझे बच्चा लोग अगर वो मोशन में लाना है, बॉडी को मूव कराना है, तो भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। लेकिन फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमें न्यूटन बाबा के लॉ पर जाना पड़ेगा। वैसे न्यूटन बाबा से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता हूँ, और हालांकि हमारे सारे इतिहासकारों से मैं नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि न्यूटन साहब की खोज से पहले ही भास्कराचार्य जी ने
हमारे बहुत सारे भारत के आचार्य हैं यार जिन्होंने खोज कर दिया था ग्रेविटेशन का भी। इनके जो लॉ ऑफ मोशन है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, न्यूटन साहब से ही आया है। लेकिन न्यूटन साहब से बहुत पहले ही भास्कराचार्य, भारत के आचार्य जो थे, उन्होंने खोज कर दिया था। लेकिन किताबों के पन्नों को अंग्रेजों ने ऐसा जलाया कि हिंदुस्तान का हर बच्चा अपने ही आचार्यों को, अपने ही वेदों को, अपनी ही संस्कृति को भूलता चला गया। लेकिन बाबा एसएसपी के दरबार में हर चीज़ आपको फील के साथ मिलती रहेगी। तो याद रखना, पढ़ने के लिए न्यूटन बाबा का लॉ जरूर हम बोलेंगे, लेकिन असली जो हकदार हैं वो हमारे भास्कराचार्य साहब थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको फोर्स के बारे में समझ में आया। कई बार पढ़ाते वक्त कमेंट्स हम चेक करते रहते हैं, बच्चा आप भी अपने वैल्यूएबल कमेंट दिया करिए, आपको फिजिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से। मैं इस तरीके से टेक्निक यूज करता हूँ बच्चा, जिससे आपको फिजिक्स में हमेशा प्यार बन जाए और नीट आराम से निकल जाएगा, जेई आराम से निकल जाएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो और जो हम डीपीपी देते हैं बच्चा, वो उन्हें सॉल्व किया करो। अब डीपीपी के लिए आपको हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मेरे ये नोट्स भी आते हैं और जैसे ही नोट्स आते हैं उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आती है। आप इन्हें भी करोगे तो भी आपका नीट निकलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पर। तो मैं ये कह रहा था कि नोट्स कैसे बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर फोर्स लिखा है, अब फोर्स के मैंने 3 मुद्दे लिखे। आपने वीडियो को देखा, चलाया, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये 3 मुद्दे आप लिख लीजिए कि व्हाट इज फोर्स। व्हाट इज अ काइंड ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेक द बॉडी इन द मोशन और टू मेक द बॉडी इन द रेस्ट मोड। हो गया, ये बात हो गई। अब बच्चा और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने के लिए ना हमें न्यूटन साहब के लॉ पर जाना पड़ेगा। वास्तव में न्यूटन साहब का जो पहला नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो इनर्शिया पर बेस्ड है। हिंदी में इसे जड़त्व कहते हैं। इनर्शिया का क्या मतलब होता है, तो पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद न्यूटन साहब का पहला मोशन पहला मोशन बोल रहा हूँ, अच्छा हुआ लूज मोशन नहीं बोला न्यूटन साहब का, पहला लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 5 kg की बॉडी है और यहाँ बच्चा लोग 10 kg की एक बॉडी है, करेक्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 5 kg की बॉडी है और एक 10 kg की बॉडी है। मैं आपसे कहता हूँ इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हो या कुछ एक्शन कर रहे हो इसको मूव करने के लिए, और यहाँ पर भी आप एक फोर्स लगा रहे हो, कुछ आप एक्शन कर रहे हो। आपसे मैं अगर सिंपल भाषा में पूछूं बच्चा, किस बॉडी को मूव करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपका बड़ा सिंपल सा आंसर है 10 किलो। अगर मान लीजिए 10 किलो को मैं बढ़ा करके 100 किलो कर दूं, तो क्या मुझे और ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी? आंसर है हाँ सर। जैसे जैसे हम मास बढ़ाते चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप होती चली जाएगी जो अपने पोजीशन को एज इट इज रखना चाहती है, जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। तो इनर्शिया इज समथिंग लाइक रिलेटेड टू मास। अब बहुत लोगों को लगेगा इनर्शिया इज वाकई रिलेटेड टू मास। मैं कह रहा हूं पूरी तरह से मास नहीं है, लेकिन इनर्शिया का मतलब होता है अपनी ही प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने वाली क्वांटिटी, या अपने ही कंडीशन को मेंटेन रखने वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसे इनर्शिया कहते हैं। अलग अलग किताबों में आप जाइएगा, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, बट हमें परिभाषा को समझना होता है, रटना नहीं होता है। सिंपल, अगर हम बॉडी का मास बढ़ा दें तो बॉडी पर एक ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी जो अपने पोजीशन का प्रतिकार करेगा, अपने पोजीशन को एज इट इज रखने की कोशिश करेगा। जैसे 5 किलो है तो उसने 5 किलो के हिसाब से अपनी एक कंडीशन बना ली कि मेरे पे इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी मैं मूव करूंगा या करूंगी, नहीं तो नहीं करने वाली। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है? इनर्शिया इज बेसिकली काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच मेंटेन्स, अभी आप साथ साथ मेरे साथ भी लिख सकते हो, विच मेंटेन्स इट्स कंडीशन वॉट एवर इट इज, वो जैसा भी है अपनी कंडीशन को मेंटेन रखता है, ठीक है ना। इसी इनर्शिया के बेसिस पर न्यूटन साहब का पहला नियम बताया गया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसे कहते हैं। अब वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या, देखिए आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इन सब की जरूरत तो नहीं है डेफिनेशन की, लेकिन फिर भी चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है ये। तो इफ अ बॉडी इज इन द रेस्ट मोड, if a body is in rest, then it tends to be in rest. If it is in motion, then it tends to be in motion, unless the force is acting on it. Unless the force is acting on it, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कोई भी बॉडी
अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तब तक जब तक कि उस पर बाहर से कोई भी बल ना लगाया जाए, unless the external forces acting on it। अब जैसे आपने इमेजिन करा होगा, इमेजिन करिए एक सिचुएशन को, आपको मजा आ जाएगा। यू आर ट्रेवलिंग इन द बस, सूरत शहर की, कोई सूरत शहर बोल रहा हूँ, सूरत शहर हमारा ही हो गया, कोई भी सिटी बस है, आप कभी भी बस में तो ट्रैवल करे ही होंगे, या ट्रेन में भी आपने ट्रैवल करा ही होगा। चलो ट्रेन का ले लेते हैं, लेकिन ट्रेन, हाँ चलो ट्रेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पे, सडनली जब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो आपका सिर थोड़ा से पीछे की तरफ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? द एंटायर बॉडी वॉज इन द रेस्ट मोड। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपका बॉडी जो है ना रेस्ट मोड पे ही रहने का प्रयास करता है। जब ट्रेन चली तो ट्रेन के साथ आपकी बॉडी भी चलेगी, लेकिन दिमाग अभी भी क्या है? रेस्ट पर है, इसलिए आप पीछे की तरफ जाते हो। ऐसे ही जब आप किसी बस में हो, किसी व्हीकल में हो, किसी भी कंडीशन में हो, व्हीकल चल रहा है, आपकी बॉडी भी चल रही है, आपका दिमाग भी चल रहा है, मोशन में है, लेकिन सडनली जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक लगता है, जैसे ही ब्रेक लगा तो आपको तो रुकना होगा, आपकी बॉडी को भी रुकना पड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग अभी भी क्या है? चल रहा था, मोशन में था, इसीलिए आप ऐसे आगे की तरफ जाते हो थोड़े सेकंड के लिए। तो ये क्या चीज है? यह है न्यूटन साहब का पहला नियम, जो इनर्शिया पर आधारित है। इनर्शिया मतलब अपनी प्रॉपर्टी को जो मेंटेन रखने, अपनी ही कंडीशन को मेंटेन रखना। कंडीशन मोशन का है तो मेंटेन रखेगा, कंडीशन रेस्ट का है तो रेस्ट पे रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन साहब का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ ये जो मोशन है, जो कि इनर्शिया पर बेस्ड है, ये बेसिकली हमें फोर्स की डेफिनेशन बता रहा है। फोर्स की क्या बता रहा है? डेफिनेशन बता रहा है। ये फोर्स की परिभाषा की तरफ हमें इशारा कर रहा है कि फोर्स एक ऐसी चीज हो गई जो रेस्ट को मोशन में ला देती है, और मोशन को क्या करती है? रेस्ट में ला देती है। लेकिन कितना अमाउंट ऑफ फोर्स किसी भी रेस्ट को मोशन में ला सकता है, या किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, वो फोर्स का वैल्यू हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से नहीं पता चलता। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, फील करिएगा बच्चा। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्लेटफॉर्म से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एंड ये इंसान पिछले कई सालों से बच्चों को फिजिक्स में प्यार करना सिखा दिया है। ध्यान से लेक्चर सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। अब व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी which tries to maintain its condition। रेस्ट है तो रेस्ट, मोशन है तो मोशन, तब तक जब तक इसमें फोर्स ना लगे। यानी फोर्स क्या हो गया? फोर्स एक ऐसी चीज हो गई जो रेस्ट को मोशन में लाता है, मोशन को रेस्ट में लाता है। लेकिन कितने अमाउंट का फोर्स किसी रेस्ट को मोशन में ला सकता है या किसी मोशन को रेस्ट में ला सकता है, वो अमाउंट हमें फर्स्ट लॉ से नहीं पता चलता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें पता क्या चलता है? हमें पता चलता है फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स एक्चुअल में है क्या। तो फोर्स एक्चुअल में क्या है? किसी भी रेस्ट को मोशन में लाना या किसी भी मोशन को रेस्ट में लाने वाली क्वांटिटी इज बेसिकली योर फोर्स। नाउ विल अंडरस्टैंड कि हमारा जो फोर्स होता है उसकी क्या वैल्यू होती है। लेकिन बच्चों, उसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा मोमेंटम। चलिए मोमेंटम को समझाता हूँ, बढ़िया से आपको फील करवाता हूँ। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे हर क्लासेस के कैरेक्टर और बाबा एसएसपी के साथ पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं शुक्ला जी। ठीक है, ये हैं शुक्ला जी। अब शुक्ला जी ना शुक्लाइन को दे रहे थे धोखा, चीटिंग कर रहे थे, पता नहीं किस तरीके से, लेकिन चीटिंग कर रहे थे। ठीक है, शुक्लाइन को गुस्सा आ गया। शुक्लाइन ने कहा अगर तुम वापस हमारे जीवन में रहना चाहते हो तो तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। शुक्ला जी ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन तुमको छोड़ के ना जाऊँगा। शुक्लाइन बहुत प्यारे दोनों के बीच में। तो शुक्लाइन ने कहा ठीक है शुक्ला जी, खड़े हो जाइए सामने, और इनकी आंखों पर बच्चा पट्टी बांध दिया गया। ठीक है, शुक्ला जी की आंखों पर क्या कर दिया गया? पट्टी बांध दिया गया। अब शुक्लाइन ने नहीं, शुक्ला जी की आंखों पर पट्टी नहीं बांधा। यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है समझ लीजिए। वो व्हीकल शुक्ला जी की तरफ 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार, 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रहा था शुक्ला जी की तरफ। और वही कंडीशन एक और है कि एक और व्हीकल है, और व्हीकल के ऊपर ना ऐसा समझ लीजिए कि एक पर्दा लगा हुआ है, जिससे शुक्ला जी को पता नहीं चलेगा कि कौन सी व्हीकल आ रही है। और दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। दोनों ही व्हीकल का क्या देखिए सेम है, स्पीड सेम है, रफ्तार सेम है। शुक्ला जी के आंखों पर पर्दा नहीं है, लेकिन व्हीकल पर पर्दा है। शुक्ला जी से खड़े हैं, व्हीकल पर पर्दा लगा है। ठीक है, शुक्ला जी को पता नहीं चल रहा है कौन सा व्हीकल आ रहा है। दोनों ही 50 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आ रहे हैं। शुक्लाइन बोलती हैं गांव में हमारे पता है ऐसा एक गेम चलता है, ही पकड़ा था
तो आज रविवार है कि इतवार, तुम हमको प्यार करते हो कि नहीं करते हो, तो ऐसे छू दोगे तो फिर प्यार करते हो कि नहीं करते हो। सर ये आप क्या बोल रहे हो, बट ऐसा होता है, यूपी बिहार में बहुत सारे लोग ऐसा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे शुक्लाइन भी करती हैं। चलिए पकड़िए, 1 नंबर वाले से ठुकना पसंद करेंगे कि 2 नंबर वाले से ठुकना पसंद करेंगे। अब शुक्ला जी बोल रहे हैं दोनों की रफ्तार से मैं किसी से भी ठुक दो, हमको क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। शुक्ला जी खुश। लेकिन शुक्लाइन फिजिक्स पढ़ी थी बच्चा लोग हमारी तरफ से, शुक्लाइन को तो ज़्यादा गुस्सा था, शुक्ला जी को उड़ाना चाहती थी, जान से नहीं मारना चाहती थी, प्यार करती हैं शुक्लाइन को शुक्लाइन जी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर शुक्ला जी को ये ना पता हो कि ये दोनों व्हीकल क्या हैं, उनकी रफ्तार सेम है, तो शुक्ला जी का कितना बॉडी डैमेज होगा, शुक्ला जी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन जैसे ही पर्दा उठा दिया जाए और मैं कह दूं कि ये कार था, मैं कह दूं कि ये साइकिल है और ये कार है, अब बताइए दोनों की रफ्तार सेम है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नाउ शुक्ला जी विल अंडरस्टैंड। जैसे ही पर्दा उठा शुक्ला जी को समझ में आ गया शुक्लाइन बहुत तेज है, तो शुक्ला जी के प्राण इसमें निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कार का क्या ज़्यादा हो गया, मास ज़्यादा हो गया, और इसका क्या ज़्यादा हो गया, क्या कम हो गया, मास कम हो गया। हालांकि दोनों की स्पीड क्या थी बच्चा, वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। अच्छा देखिए मैंने स्पीड और वेलोसिटी बोला, तो स्पीड में मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बट वेयर आई एम सेइंग वेलोसिटी, तो मतलब मैं दोनों की चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ। तो बच्चा यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई कि जैसे ही साइकिल और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अलग होता है, इसका करते हैं तो इम्पैक्ट अलग होता है। तो मोमेंटम ये एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में जो आपको कंपैरिजन टू वेलोसिटी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। देखिए रटाना होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, लेकिन आपको पूरा फील करा रहा हूं, अपने लेक्चर्स को देखोगे आराम से नीट निकलेगा 2024। तो क्वांटिटी एक ऐसी है जो वेलोसिटी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, और एक ऐसी क्वांटिटी है, इसे मोमेंटम कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चा, ठीक है, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन जहाँ पर आपका वेलोसिटी होगा, क्योंकि p बराबर m इंटू वी है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमेशा कहाँ होता है इसका डायरेक्शन, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या हो गया यार, मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। इसका यूनिट क्या होगा बच्चा, तो इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला चलिए कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे देते हैं इसका आंसर। कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद यूनिट हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स इट, खत्म। अब अगर मोमेंटम समझ में आया ना तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आएगा। चलिए आइए, यस, न्यूटन बाबा का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। न्यूटन साहब का जो सेकेंड नियम था वो ये कहा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is always equal to external force, is always equal to external force acting on it and its direction, क्योंकि force basically vector quantity है, and its direction is always in the direction of, अच्छा ये जो नोट्स मैं लिख रहा हूँ ना ये आपके बहुत काम की चीज़ है, नीट में काम आएगी। इन्हें आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड दिस डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। समझिए इस बात को, लॉ है, हमें इसे समझना होगा। नियम तो उन्होंने दे दिया कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है वही मोमेंटम में चेंज कितने समय में आया उसी को हम फोर्स कहते हैं। और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में रहता है। जहां पर मोमेंटम में चेंज होगा वहीं पर आपका फोर्स का दिशा होगा। जैसे ये था, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 1 किलो की बॉडी है और ये पहले 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, फिर ये 4 मीटर पर सेकेंड से चला, लेकिन 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड चलाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स इसके मोमेंटम में चेंज के बराबर है, कितने समय में चेंज हुआ, डेल्टा टी, वही हमारा रेट ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। यानी अगर मैं इस डेफिनेशन के हिसाब से चलूँ तो F इज इक्वल टू बच्चा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर हम लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ले लें, ये क्या है आपका एवरेज फोर्स है, तो ये अब हो जाएगा F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। आई होप आप मेरे इससे पहले के लेक्चर्स देखे या नहीं देखे हो तो स्क्रीन पे कहीं भी टैप करो, आई बटन आएगा, लिंक मिल जाएगा, या तो कमेंट चेक कर लो। लिमिट लेते ही बच्चा एवरेज आपका इंस्टेंटेनियस में बदल जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस? एवरेज का मतलब होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं कि 10 सेकंड से 20 सेकंड में कितना फोर्स लगा, बट वेन एवर आई एम सेइंग एग्जैक्टली एट 10 सेकंड, एग्जैक्टली एट 20 सेकंड, तो जो फोर्स होता है वो हमारा इंस्टेंटेनियस है। ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको। अब देखिए, अब P बराबर होता है आपका m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं। सो F इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी, ये हो गया आपका m इंटू वी। मास तो कांस्टेंट है, तो ये आपका हो गया m डी वी अपॉन में डी टी, यानी F इज इक्वल टू क्या हो गया m, ये क्या बनता है डी वी बाई डी टी, एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। बहुत सारे बच्चे जब सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो F इक्वल्स टू एम ए को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन हमेशा सही नहीं होता। कुछ केसेस में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। वो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है मैं आपको समझाता हूँ। F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन आ गया। हालांकि आप इसे याद रखेंगे, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पापा बराबर मम्मी, पापा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फादर, और मदर को हिंदी में क्या कहते हैं, माँ। तो F इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। बड़ी कंडीशन एप्लीकेबल तभी है बच्चा जब हमने यहाँ पर मास को क्या करा, कांस्टेंट करा। मास बदल नहीं रहा है, मास कांस्टेंट है। बड़ी कंडीशन ऐसी भी आती है जहां पर मास कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ऐसी कंडीशन पता है कहाँ होती है, रॉकेट प्रोपल्सन में होती है। रॉकेट प्रोपल्सन, अच्छा सर ये क्या चीज है? रॉकेट ढिचकियां करके जब ऊपर निकलता है तो आप इमेजिन करिए रॉकेट कैसे ऊपर जाता है। बेसिक भाषा में समझिए, रॉकेट में बहुत सारा फ्यूल भरा होता है, वो फ्यूल ऐसे प्रचंड मात्रा में नीचे गिरता है, धरती के साथ टकराता है, और जैसे ही धरती के साथ टकराता है धप्प करके ऊपर जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है फ्यूल तो खत्म हो रहा है ना, तो उसका मास चेंज हो रहा है ना, तो मास वेरी कर रहा है। अगर जब मास वेरी करता है तो F इज इक्वल टू डी अपॉन में डी टी, एम इंटू वी में P की जगह पर हम V को बाहर लेते हैं और ये हो जाता है dm अपॉन में dt। तब यहाँ पर ये जो VR होता है ना बच्चा, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। इसे अच्छे से लिख लीजिए, VR क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, वो फ्यूल जिससे बाहर निकल रहा है ना, फ्यूल जो रॉकेट के पुच्छी से यानी कि टेल से बाहर निकलता है। आपने कभी रॉकेट को देखा है लॉन्च होते हुए, है ना, तो उसमें से पीछे से धुआं निकलता रहता है, तो वो फ्यूल है। तो फ्यूल की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, रॉकेट से फ्यूल की वेलोसिटी को देखोगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहता है, एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो ये दोनों ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन एनसीईआरटी में ये गिवन नहीं होता, ये आपका दिया रहता है, बट ये आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है। सिंपल याद रखना है, F इज इक्वल टू वी आर डी एम डिवाइडेड बाई डी टी, जहाँ पे वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, अब हम इसके कुछ सवाल कराते हैं आपको, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अच्छा क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर फोर्स दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। भाई सिंपल है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन में a। f कितना है बच्चा, 6i इतना, तो 36 64 प्लस 100 डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना है बच्चा, तो √2, तो 164 6 4 10, हाँ तो 100 100 200, 200 बटे में √2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये कटा, तो ये आपका आ गया 100 √2 किलोग्राम। दैट्स इट। ठीक है, ये लीजिए आपका पहला सवाल। अब बहुत अच्छा, हमने गलती कर दी क्या, सॉरी बच्चा, 36 64 और 36 100 होता है, 100 100 200, 200 बटे √2, सखी सैया तो खूब ही कमाता है, महंगाई डाया न खाए। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में आएगा, सॉरी बच्चा, अंडर रूट में आएगा, तो आपका आंसर 10 kg हो जाएगा। करेक्ट कर लोगे अभी, तो क्या दिक्कत है। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है यार कि सर न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं बनते। न्यूमेरिकल्स बनने के लिए बच्चों आपको सही मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है।
देखिए आज आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के हमारे पास ऑफलाइन आते हैं। भैया यार नहीं समझ में आ रहा है यार, फिजिक्स बायो हो जा रहा है पर फिजिक्स नहीं हो पा रही है। मैं पूछता हूँ बच्चा उसका रीज़न क्या है? सर हमें अगर थोड़ा भी डाउट आता है ना तो टोंट मारते हैं, सार्काइज़म में बोलते हैं, जिससे ना फिर डीमोटिवेशन आ जाता है। ऐसा बहुत सारे ऑफलाइन में होता है यार। टीचर्स बच्चों, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, उसमें टीचर की भी गलती नहीं है, सेंटर हेड की गलती है कि क्या ज़रूरत है, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को कैटर ही नहीं कर सकते। अच्छा टीचर वही है यार जो हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन दे सके। तो अगर आपको लग रहा है आपका नीड्स अपना बच्चा और इन सब की वजह से ना आप पर्सनली अपने टीचर से बात नहीं कर पाते हो, योर बड़ा भाई इज ऑलवेज देयर। आप मुझसे एक बार पढ़ के देखो, यहाँ पर पढ़ ही रहे हो, फील आ रहा है ना? ऐसे ही मेरे पेड बैचेस के अंदर है, हर एक बच्चे को मैं पर्सनल टच देता हूँ। तो फिजिक्स की वजह से अगर आपको लग रहा है ना आप नीट नहीं कर पा रहे हो तो परेशान मत हो। पे जस्ट 8,000 रुपीज़ एंड गेट द एंटायर फील ऑफ द क्लास। आप अपनी ऑफलाइन में जाओ, जहाँ जाना है जाते रहो, वहाँ से बायो पढ़ते रहो, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से नीट का सिलेक्शन ना रुके, इसलिए आप सक्सेस मंत्रा बॉक्स को जरूर ज्वाइन करना। मैं आपके साथ हमेशा हूँ बच्चा, बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, चलो ये देखो ये बनाते हैं। ये 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रेस्ट कर रहा है। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड। 3 किलोग्राम पर सेकेंड यानी कि डीएम अपॉन में dt आपको दे रखा है, देखो पता चल गया ना, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। नीट में सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बट बच्चे सही से पढ़ते नहीं, इसलिए गलत होता है। इमर्जिंग विद स्पीड ऑफ इतना, इसका स्पीड दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला है? कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सो एफ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? एफ इज इक्वल टू डीएम अपॉन dt एंड देन इंटू वी। हमारे पास क्या क्या है? एफ की जगह पर हम मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं एंड देन वी कैन राइट वी डीएम अपॉन dt। हमें क्या चाहिए बाबू? एक्सीलरेशन, तो a बराबर v। वेलोसिटी कितनी दी है? 4। मास कितना दिया है? मास कितना दिया देखो, मास कितना दिया? 5। और डीएम बाई dt कितना दिया है? 3। तो 4×12/5। आपका आंसर 2.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड बच्चा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, बर्डन है, स्कूल भी जा रहे हो, ट्यूशन भी जा रहे हो, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं बच रहा है, तो आप नीट नहीं निकाल पाओगे। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर तो देखो क्या करता है, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर धर धर सिलेबस खत्म करता है, बट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो कहाँ से होगा? एंड वो सारा प्रैक्टिस की जिम्मेदारी आप हमारे साथ कर सकते हो पेड बैचेस के अंदर, सक्सेस मंत्रा बॉक्स में। बिकॉज हम आपको सिर्फ आपसे 3 घंटा मांगते हैं, 1.5 घंटा हमारा लाइव क्लास और 1.5 घंटे की प्रैक्टिस, एंड दैट्स इट, निकल जाएगा नीट। चलिए अब बात करेंगे इम्पल्स की। ये भी रिलेटेड आपके न्यूटन साहब के मोशन से ही होता है। अब इम्पल्स होता क्या है? तो जैसे F इज इक्वल टू आया हमारे पास में dp अपॉन में dt, यही था ना? तो यहाँ पर अगर मैं dp को सब्जेक्ट बना दूं तो ये हो जाएगा F इंटू डी टी। मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डी टी। इसी dp को बच्चा P2 माइनस P1 और P2 माइनस P1, देखिए अलग अलग तरीके हैं, इसी को कहा जाता है बाबू इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया, मोमेंटम में जो चेंज आता है उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा भाई? ये अच्छा फोर्स का यूनिट बताना रह गया आपका, बट बेसिक है, आई होप आपको फोर्स का यूनिट तो पता ही होगा, फिर भी बताते हैं। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये आपका क्या होता है? MKS यूनिट है, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। बट न्यूटन साहब की याद में कैपिटल NEW न्यूटन पूरा लिखते हैं और कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? साइंटिस्ट का नाम हो तो पूरा लिखते हैं, अदरवाइज कैपिटल N रहता है। ये आपका MKS है, लेकिन इसका जो CGS यूनिट होता है वो चुड़ैल होता है, डाइन। और एक डाइन में कितनी चुड़ैल होती है पता है? 10⁵, एक न्यूटन में, सॉरी, तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होती है। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन MKS एंड CGS। तो CGS सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, MKS में जो क्वांटिटी न्यूटन है वही बोला जाता है डाइन। चलो तो F इज इक्वल टू dr/dt भी हो गया। अब हम कर रहे थे यूनिट की बात कर रहे थे। तो फोर्स का होता है न्यूटन, समय का होता है सेकेंड, और आप न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू सेकेंड कटा,
तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जो कि बेसिकली मोमेंटम का ही यूनिट है। तो इम्पल्स अगर आपसे पूछ लेना तो इम्पल्स का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हमें चाहिए, विच इज एफ इन टू डी टी। बट अब इन पर से नीट में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। कैसे सवाल आते हैं, जैसे ग्राफ दे देगा, इम्पल्स पूछ लेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। ये है बच्चा एफ और ये है बच्चा आपका डी टी या फिर टी, ठीक है। ऐसा ग्राफ दिया है, ये 5, ये 0, ये 10, ये आपका 5 न्यूटन। अब मुझे ग्राफ दिया है और मुझे बोल रहा है बताओ कि इम्पल्स कितना है, 0 से 10 सेकेंड। कम ऑन बच्चों, इम्पल्स एफ और टी का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा डेल्टा पी, है ना। कोई भी ग्राफ हो, आपने उम्मीद करता हूं कि मेरा काइनेमेटिक्स वाला लेक्चर देखा है बाबू, उसमें बहुत अच्छे से समझाया बेसिक मैथमेटिक्स, कि आपको जब भी कभी ग्राफ दिया हो तो उनका y और x को मल्टीप्लाई करो। सो व्हेन यू डू y और x का मल्टीप्लाई, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है, अगर वो आपके पूछे हुए सवाल के बराबर है तो एरिया निकालना है। जैसे एफ इंटू टी को मल्टीप्लाई किया, मोमेंटम, मेरा पूछा हुआ सवाल भी मोमेंटम है, तो मुझे एरिया ही फाइंड करना है। वैसे भी इंटीग्रेशन, ये देखो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी है ना, तो p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इसका मतलब बेसिकली बच्चों एरिया ही निकालना होता है। तो बस आपको इसका एरिया निकालना है। तो 1/2, बेस आपका 10, एल्टीट्यूड आपका 5, तो आ गया 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऑल यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल, पूछा क्या है, दिया क्या है। तो अगर मुझे फोर्स और टाइम दे रखा है तो मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ। सॉरी बच्चा, वायरल था 3-4 दिन से। और अगर ग्राफ दिया है, स्टिल आई कैन फाइंड मोमेंटम। और भी कुछ हो सकता है, वो हम स्पेशल केसेस के अंदर आपको समझाते हैं। आ जाओ, इंपॉर्टेंट केसेस देखो। इंपॉर्टेंट केस में सबसे पहला मुद्दा क्या लिखा है, पढ़िए। न्यूटन साहब का जो पहला नियम है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि फोर्स एक्चुअल में है क्या, लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होती है वो हमें पता नहीं चल पाता। वहीं अगर हमें सेकेंड मुद्दे की हम बात करें, यहाँ पर सेकेंड लॉ हमें वो फोर्स का यूनिट भी दे देता है। फिर इसका यहाँ पर यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1l1 t⁻²। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने। चलो, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी कंडीशन, इफ अ पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट। ए बाबू, जब वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट है तो dv/dt क्या होगा, एक्सीलरेशन शून्य हो जाएगा, तो फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सीलरेशन 0 है यार। अगर एक्सीलरेशन 0 तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0, तो फोर्स इज इक्वल टू 0। वेरी इजी। It means that in the absence of external force, the body is continuously moving. A particle moves uniformly. This is Newton's first law of motion. It means that we can derive mathematically Newton's first law of motion with the help of Newton's second law of motion. मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों साथ साथ में ही है। अब यहां से आपने क्या सीखा कि अगर एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है, तो फोर्स 0। और अगर फोर्स 0 है तो यही तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ था ना, कि फोर्स अगर है ही नहीं तो बॉडी कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, सी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो न्यूटन साहब का पहला लॉ है और दूसरा लॉ है, एक दूसरे को रिलेट कर जाते हैं। पहला लॉ परिभाषा देता है कि फोर्स है क्या और कितना फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए फोर्स, वो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चल जाता है। चलिए और देखिए, एक्सीलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्सेस। तो जो भी एक्सीलरेटेड मोशन होते हैं, जहां पर एक्सीलरेशन चेंज हुआ, वो फोर्सेस की वजह से होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एप्लीकेबल इन द डायरेक्शन इन विच द एक्सटर्नल फोर्स इज 0। अगर आपका फोर्स 0 है, मान लो एक्स डायरेक्शन में, बहुत ही सिंपल है बच्चा, एफ एक्स आपका 0 है ना, तो dp/dx के हिसाब से मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ऑल द मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन विल बी कांस्टेंट। अगर एफ वाई 0 है तो पी वाई कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है तभी तो इसका dp/dt क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। उसी तरह से dp/dz क्या होगा, 0 होगा। fz आपका 0, सॉरी dp/dz 0 है, fz 0 होगा, तो आपका pz क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हम बहुत डीप में भी पढ़ेंगे हमारे आगे के चैप्टर्स, बट फिलहाल यहाँ पर छोटे छोटे भाषा में आ गया, बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि बॉडी पर फोर्स 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तभी तो मोमेंटम कांस्टेंट है यार। फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0।
एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो m इंटू वी कर दीजिए तो मोमेंटम कांस्टेंट। अलग अलग तरीके समझने के, ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट केसेस। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा बच्चा जो आपका छूट जाए, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनते चले जाओ। नाउ सी, ये ग्राफ है P वर्सेस T का। अब अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा है, ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो थीटा यहाँ पर छोटू सा है, यहाँ थीटा बढ़ रहा है, ये ग्राफ आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, P/T कुछ होता है क्या, P/T यस फोर्स होता है। ये ग्राफ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि धीरे धीरे थीटा बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, और ये जो थीटा है वो आपको क्या है, tan थीटा की वैल्यू देगा, यानी यही आपका क्या है, स्लोप है। P/T इज बेसिकली फोर्स। तो अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा आपको यहाँ पर बोल दे फोर्स कितना है, अरे भाई साहब फोर्स इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज 1/√3, खत्म, दैट इज 1/√3, दैट्स इट। चलिए दूसरा जे मैंने आपको बताया कि अगर F वर्सेस T में ये जो शेडेड एरिया है यही आपका इम्पल्स के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की तरफ है इसलिए डेल्टा P पॉजिटिव है, यहाँ पर डेल्टा P क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इंटीग्रेशन टू FDT विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू एरिया अंडर द FT ग्राफ, फोर्स और टाइम के ग्राफ के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ये मुद्दा भी समझ पड़ा। अब हम एक सवाल करते हैं। A hammer of mass 1 kg, एक 1 kg मास का हैमर है विथ अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 6 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तुरंत सवाल देखते हैं, मुझे डेटा पता चल गया, मास कितना हो गया 1 kg। नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो अभी से काम करते रहिए। देखिए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डेटा लिखते हैं पहले। तो डेटा हमने लिख दिया, 0 सेकेंड में रुक गया, ये कम्स टू रेस्ट। कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ द फोर्स, इम्पल्स ऑफ द फोर्स मतलब डेल्टा P, मास एंड ये दे रखा है, मास कितना है हमारा 1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 - 6 माइनस में 6, तो ये आपका आ गया माइनस में 6 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा मोमेंटम की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड तो वो 6 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। दूसरा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। रिटार्डिंग है क्योंकि डेल्टा P माइनस में आ रहा है, तो -6 डिवाइड बाई डेल्टा T दैट इज 0.1 यानी कि 60 न्यूटन। फिर तीसरा एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, वेरी इजी, F दे रखा है 60, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन 60 डिवाइडेड बाई मास, मास इज व्हाट 1, तो ये भी आ गया आपका माइनस में 60 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। आया मजा, क्लियर है ना, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नीट के अंदर, जेईई मेंस के अंदर बहुत सारी जगह पर पूछा जा चुका है। नीट और जेईई मेंस के अंदर अक्सर ही पूछा जाता है, ध्यान से देखिए। अ बॉल ऑफ 0.20 kg हिट्स अ वॉल, एक बॉल है जो कि 0.20 kg का है, दीवार को हिट करता है विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान लीजिए या ऐसा मान लीजिए, हाँ ऐसा, ये इधर आ रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के एंगल पर, अब ये भी 45 तो ये भी 45 होगा। इफ द बॉल रीबाउंड्स एट 90 डिग्री एंगल, मतलब ऐसे आया और फिर ऐसे गया 90 डिग्री के एंगल पर, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ऐसे तो ऐसे गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, तो इस बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया हमें वो निकालना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, शुरुआत में ये बॉल ऐसे आ रहा था, 45 डिग्री का ये एंगल है, अगर ये 45 है बच्चा तो मैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, अच्छा एक बार मैं डायग्राम फिर से आपको समझाता हूँ। ये आपकी दीवार है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, ये बॉल ऐसे आ रही है कुछ इस तरह से, ये उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल जो भी वेलोसिटी है समझ लो यू मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, बाद में 25 से भी गया तो मैं इसको v मान लेता हूँ, चलो। अच्छा ये 45 डिग्री है, ये तो ये भी 45 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हुआ, ये भी 45 हुआ, तो ये क्या हो गया v cos 45, और ये कितना हो गया v sin 45, थीटा की तरफ cos होता है, उसके अगेंस्ट वाला क्या होता है साइन होता है। फिर ये ऐसे गया, राइट, सेम वेलोसिटी से v से ही,
ये भी 45 है, ये ऐसे जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करूँ लाइन, तो बच्चा ध्यान से देखो, ये 45 है तो ये भी आपका क्या होगा, 45 होगा। सो दिस इज बेसिकली v cos 45 एंड दिस इज बेसिकली v sin 45। समझ गए ना? अच्छा, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो है मास इंटू वेलोसिटी। मास मेरे को कितना 0.20 है, तो फाइनल मोमेंटम है m v cos 45 कॉमा v sin 45, दोनों का साइन माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि ये इधर इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा। इसकी बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम m, कोऑर्डिनेट ले लो, ये इधर जा रहा है x डायरेक्शन में, तो v sin 45 कॉमा v cos 45। क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा, ये नीचे की तरफ है ना y डायरेक्शन, इसलिए मुझे यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। ये इस तरफ x डायरेक्शन, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। ये भी x है और ये y है। इसका x और y दोनों माइनस है, लेकिन यहाँ पर y माइनस है तो y माइनस है, x इधर गया तो मैंने ये कर दिया। अब अगर हम pf माइनस में pi कर दें, pf माइनस में pi कर दें, तो m हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ देखिए v sin 45 यानी v बाई रूट टू, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा v बाई रूट टू, फिर कॉमा, x को x के साथ घटाया, y को y के साथ करते हैं। ये माइनस में v बाई रूट टू तो था ही, और फिर माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा v बाई रूट टू। ये देखो कट गया। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड रहते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है सचिन सर फिजिक्स, वहाँ पर बाबा SSP के कुछ जीवन के फोटोज़ हैं, आपको देख के अच्छा लगेगा, और बच्चे कनेक्टेड भी रहते हैं वहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया आपका m 2mv बाई रूट टू, दो बार है ना, 2v बाई रूट टू। चलिए, तो 2 इंटू मास, मास कितना है बाबू 0.20 यानी 20/100। फिर v कितना है बाबू 25, और नीचे क्या है बच्चा लोग, रूट टू। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 5 रूट टू न्यूटन सेकेंड। आया समझ में बच्चा? दूसरी सबसे खास बात, हाँ हो गया। चलो, अब आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस आ रहा है, इन्होंने थीटा कुछ और लिया है, कहीं और से लिया है। इधर से भी लेके कर सकते हो, इधर से लेकर कर सकते हो, तो ये थीटा होगा तो ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, बात एक ही है। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू वही होती है। सॉल्व हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर आते रहता है। डायरेक्शन देखना होता है और उसके बेसिस पर आपको जज करना होता है कि कॉस कहाँ गया और साइन कहाँ गया। ठीक है ना? चलिए, तो एक सवाल और होता है आपका डन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी ये पूछा जा चुका है। आज के लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, चैप्टर का DPP दिया जाता है टेलीग्राम में, तो जरूर ज्वाइन कर लेना और वहां से करना। एक क्रिकेट की बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम, मास दे रखा है, इज मूविंग विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इज हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल गेट्स टर्न बैक विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए, ये चीज वेलोसिटी से आया, ये टर्न बैक हुआ, मतलब मुझे इसे माइनस लेना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन है। इफ द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। अब देखो, मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। इम्पल्स, फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स। इम्पल्स चाहिए, एवरेज फोर्स चाहिए, दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, मास 150 ग्राम, ठीक है, 1000, और फिर डेल्टा टी कितना है 0.01, ठीक है। अब डेल्टा पी में m v2 माइनस v1 होता है ना, तो v2 आपका कितना था 20, और ये माइनस 20, तो ये माइनस 12, या अगर आप इसे माइनस 12 ले लो और ये आपका 20 हो जाएगा, तो 20 माइनस माइनस 12, ये दोनों का डिफरेंस ही लेना है, प्लस ही होगा, तो 20 10 30 2 32, ठीक है। जो कट रहा है काट दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया बच्चा, ये 0 से 0 कट गया बच्चा, 15 दूनी 30 का 0, हाथ से लगे 3, 15 दिया 45, और 3 कितना हुआ 48, 480 न्यूटन। ये आपका क्या है, F है। अगर F आ गया 480 इंटू 0.01 कर दीजिए, तो ये आपका डेल्टा पी हो गया, यानी कि 480 बटे में 100 बच्चा, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा पी। खत्म। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? लीजिए 480 न्यूटन
एंड 4.8 न्यूटन सेकेंड इज योर इम्पल्स। तो अगर आपने बहुत अच्छे से फील किया है ना किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले को, तो आप समझ पाइएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब हमें अप्लाई करना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ऐसे ही नीट के अंदर सवाल आते हैं बच्चा, लेकिन स्कूल के अंदर टीचर्स इतना डरा डरा करके पढ़ाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। आइए रॉकेट प्रोपल्सन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन भी नीट के अंदर आते हैं। चलिए बच्चा, रॉकेट प्रोपल्सन की एक मस्त कंडीशन लेते हैं। तो ये हम बनाते हैं यहाँ पे, एक इमेजिन कर लेते हैं, ये रॉकेट मान लीजिए। ढिचकियाँ दिवाली में रॉकेट तो देखे ही हो, वही वाला। यहाँ से फ्यूल निकल रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें दो कंडीशन है। पहला, अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर ये ऊपर जा रहा है, विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन मूविंग अप, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगता है? रॉकेट का फोर्स कौन सा लगता है? वी आर dm अपॉन dt। ये आपको पहले ही बताया। वी आर क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ठीक है। और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स रहता है बच्चा? mg। ये एक्सीलरेट कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कितना है? रॉकेट जा तो ऊपर रहा है, तो ये फोर्स बड़ा हुआ, ये फोर्स छोटा हुआ, तो इसीलिए ये हो जाएगा वी आर dm अपॉन dt माइनस में mg इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। ये आपका लगेगा तब जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से रॉकेट ऊपर जाएगा तब। सेकंड कंडीशन है, अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। किससे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन तो धीरे जीरो हो जाएगा ना, एक्सीलरेट हुआ ही नहीं। तो अगर एक्सीलरेशन लगा ही नहीं तो ये कंडीशन बैलेंस वाली कंडीशन हो जाएगी कि वी आर dm अपॉन dt शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज mg। किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। बस बच्चा, इसके बाहर का और कुछ नहीं। ये चीज आपको करनी है, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्सन की भी कहानी हमने समझ ली। अब सवाल देखिए कैसे आते हैं। 600 किलोग्राम का एक रॉकेट है, मास आपका 600 kg। डेटा देखो, वर्टिकल फायरिंग के लिए सेट किया है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस इज 1000, मतलब अब जो स्पीड गैस की निकल रही है वो आपके रॉकेट के प्रोपल्सन के रिस्पेक्ट में ही है, तो वी आर हो गया। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी dm by dt आपको पूछ रहा है, ठीक है। सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, यानी रॉकेट के वेट को ओवरकम करने के लिए कितना धड़ 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 यहाँ से निकलेगा कि वो उसके बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेकेंड वाली है। वी आर dm अपॉन dt इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g, यानी हमें वी आर दे रखा है 1000 और dm by dt निकालना है। मास आपका 600, g आपका 10 एंड देन 1000 नीचे आ जाएगा। सही है ना? dm by dt चाहिए मेरे को, तो मास दे रखा है 600, g आपका 10 और बच्चा ये 1000 नीचे आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो 6 किलोग्राम पर सेकेंड ये होगा इसका रेट। उन्होंने जी को 9.8 लिया है, हमने 5.88 आ जाएगा अगर 9.8 लेते हो, तो अदरवाइज 6 किलोग्राम पर सेकेंड। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इसके क्वेश्चन करने में ज़्यादा मजा आता है जो हमारे सेकेंड लेक्चर के अंदर आएंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। बेसिकली न्यूटन साहब का जो तीसरा नियम है ना, वो एक्शन रिएक्शन का है। जैसे मान लो ये एक बॉडी है ए, दूसरी एक बॉडी है बी। अगर ए बी पे फोर्स लगा रही है तो न्यूटन साहब के हिसाब से बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलग होगा। जैसे एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, यानी इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चा? अपोजिट है। एक्शन रिएक्शन फोर्स ये हमेशा पेयर्स में ही होता है, जोड़ी में ही होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बॉडी ने लगाया और दूसरा, मतलब एक बॉडी पर लग रहा है फिर दूसरे बॉडी पे लगे ही नहीं। तो हमेशा ये पेयर्स में ही होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टाइम गैप नहीं होता। इसे आप लिख लीजिए, आइसोलेटेड फोर्स की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमेशा ये एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है। सेकेंड, टाइम गैप नहीं होता।
अगर एक ने मारा तो दूसरे वाला तुरंत ऐसे मार देगा। ऐसा नहीं कि एक ने मारा, अच्छा मैं सोचता हूँ तूने मेरे को मारा तो मैं भी तेरे को मारूंगा। जैसे आप बॉल दीवार पर फेंकते हो तो इंस्टेंटली दीवार भी बॉल पे फोर्स लगा देता है। देयर इज नो गैप। ऐसा नहीं होता कि आपने मारा फिर बॉल चिपक गया, फिर बॉल वहीं खड़ा था, ए दीवार अब तुम भी हमको मारो तो हम सचिन सर के पास जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अब एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जो मैं आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तभी एप्लीकेबल है जब दो बॉडीज आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है, या अगर वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है स्टिल देयर इज न्यूटन्स साहब का थर्ड लॉ इज वैलिड? इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है बच्चा। बाकी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पूरा समझ लिया है। अगला जो क्लास होगा हमारा वो आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्री बॉडी डायग्राम पे, जिसमें बहुत सारे बच्चों से गलतियां होती हैं। मैं सच बता रहा हूँ बच्चा, ये 1 घंटे की वीडियो आपके फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को जान से मार देगी एंड आपको फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। सो अगला लेक्चर आपको मिलेगा 1 दिन के गैप के बाद। नोट कर लीजिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जैसा कि आपको चैनल के बैनर पर भी दिख रहा है, नीट के लेक्चर्स आते हैं स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बाकी के दिन हम सीबीएसई बोर्ड्स की फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं और केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। तो अब अगली क्लास के अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, लेकिन जो आपसे सवाल पूछा उसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना कि क्या फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है न्यूटन साहब के फोर्सेस को लगने के लिए या नहीं। और आज से क्लास की नोट्स आपको बच्चा कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पर आपको नोट्स लगातार भेजे जाते हैं। आप लेक्चर्स बाद में अगर देख रहे हैं, हो सकता है 1 महीने 2 महीने बाद देखेंगे, तो टेलीग्राम को एक्सेस करिए, ऊपर नीचे करेंगे तो आपको दिख जाएगा जो हमारे बहुत सारे पीडीएफ उसके अंदर हैं बच्चा, तो नोट्स आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मेरे प्रचंड सीरीज़ को फॉलो करके आप आसानी से, बच्चा मैं कह रहा हूँ अगर आप दिल से फॉलो कर रहे हैं, 160 प्लस आपको मिल जाएगा मार्क्स, ये मेरी गारंटी है नीट में। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं यार एक पर्सनल टच चाहिए, सचिन भैया से पर्सनली पढ़ना है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बच्चा कि ये हमारा सक्सेस मंत्रा बॉक्स, जहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट्स बैठते हैं और हर एक बच्चे का डाउट सॉल्व होता है इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर। चैप्टर वाइज डीपीपी मॉड्यूल, 360 मार्क्स की गारंटी फिजिक्स केमिस्ट्री की, एंड सबसे बेहतर बात कि दिसंबर तक आपका 11th और 12th पूरा समाप्त हो जाएगा। हर दोपहर को मंडे से फ्राइडे 2 से 3:30 में मेरी लाइव क्लास चलती है, रात को केमिस्ट्री चलता है। तो आपके यहाँ सैम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचता है सेल्फ स्टडी का। घर बैठ करके आराम से मोबाइल में आप मुझे देखोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, डीपीपी की अलग क्लास लगती है, मैं ही कराता हूँ, ठीक है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करके फीस रजिस्टर करके भरने के बाद भी आप हमारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो रही तो आप इस नंबर पर संपर्क जरूर कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।